Hello everyone, welcome back to our channel English माध्यम। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन सभी उन बच्चों को जो एसएससी सीजीएल मेंस में अब क्वालिफाई कर पाए हैं, ठीक है, जिनने मेरिट में अपना नाम शामिल करवाया है। उन सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच जो आपने हमें इतना अप्रिशिएट किया और आपने कई बच्चों ने अपना क्रेडिट हमारे साथ शेयर करा दैट इंग्लिश माध्यम वाज वन प्लेटफॉर्म जिसने आपकी हेल्प करी है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड वेल विशेस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। एंड जो बच्चे अब नए जुड़ रहे हैं और आगे सपना देख रहे हैं एसएससी सीजीएल का या एसएससी सीएचएसएल का या बैंकिंग का, उन लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज पुश हार्डर देन येस्टरडे इफ यू वांट अ डिफरेंट टुमारो। यानी कि देखो, अभी तक जो हम करते हैं उससे तो कुछ हमारी लाइफ चेंज नहीं हुई। अगर हम कल के लिए अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं ना, तो हमें आज कुछ अलग करना पड़ेगा। कल के मुकाबले में, पिछले बीते हुए कल के मुकाबले में कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, राइट? तभी हमारी लाइफ में आगे चेंजेस आएंगे। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज लाना चाहते हैं तो आज के दिन में आपको पिछले कल के मुकाबले ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, अपने आप को ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, ठीक है? अब इसमें ये नहीं है कि आप कोई मोटिवेशनल वीडियोस देखे जा रहे हैं और बस उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते जाइए, वो मोटिवेशन एक दिन, 1 घंटा, 15 मिनट, एक दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, इससे ज़्यादा वो लास्ट नहीं करेगा, ठीक है? आपको इंटरनल मोटिवेशन की ज़रूरत है। आपको ये डिफाइन होना चाहिए कि आपको आने वाला कल किस रूप में चाहिए, किस रूप में आपने देखना है उसको, ठीक है? सो ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को, जो क्वालिफाई कर चुके हैं उनको भी ऑल द बेस्ट, क्योंकि आपकी एक नई जर्नी अब स्टार्ट हो रही है। अभी तक आप प्रिपरेशन मोड में थे, अब आप वर्क मोड में हैं। ध्यान रखिए कि आपका मेन पर्पस क्या है सर्विसेज को ज्वाइन करने का, ओके? द रीडिंग for retail inflation braked sharply last month to an 18-month low of 4.7%। बोल रहे, अब ये जो रीडिंग है ये पढ़ने वाला रीडिंग नहीं है, ये जो मीटर की रीडिंग है ना उसकी बात कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि जो रिटेल इन्फ्लेशन की रीडिंग है वो बहुत शार्पली उसमें ब्रेक लग गया। मतलब एकदम आप 70-80 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो और आपने एकदम से हैंड ब्रेक दबा दिया, क्या होएगा? गाड़ी झटका लगा, एकदम झटके से उसमें रुकावट आ गई, ठीक है? कैसी रुकावट आई कि लास्ट मंथ वो क्या रहा, 218 पिछले महीने आई ये गिरावट। और कितनी गिरावट आई कि वो 18 महीने के सबसे निचले स्तर 4.7% पे चला गया। एडेड इन नो स्मॉल मेजर बाय द फैक्ट दैट प्राइस गेन्स हैड हिट एन 8-year हाई। अब ये जो था ये कोई छोटे मेजर्स की वजह से नहीं हुआ, इसने कोई छोटे मेजर्स की वजह से इतने ज़्यादा हमने एफर्ट्स लगाए हैं, राइट? अब इसने क्या बोला, बाय द फैक्ट दैट प्राइस गेन, जो प्राइस गेन है वो 8 सालों के हाईएस्ट पे पहुंच गया है, 7.8% इन अप्रैल 2022, ठीक है? वाइल एट द हेडलाइन लेवल इन्फ्लेशन कूल्ड बाय 96 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम मार्च 5.6% बोल रहे हैं। और जो अब एक मुख्य जो एक घटना हुई है वो ये कि इन्फ्लेशन जो है वो नीचे उसमें गिरावट आई। कूल्ड मतलब शांत हुआ है थोड़ा, कितने बेसिस, 96 बेसिस पॉइंट से थोड़ा शांत हुआ है। और मार्च महीने के 5.66% से द मंथ ऑन मंथ बेसिस प्राइस गेन based on provisional consumer price index in April showed a quickening to 0.5% from the 0.23% पेस इन मार्च, ठीक है? अब ये जो 96 बेसिस पॉइंट का हमने आंकड़ा दिया ये मार्च महीने के कंपैरिजन में दिया, और मार्च में कितना था, 5.66% था। अब अगर मंथ बाय मंथ, मंथ ऑन मंथ मतलब एक के बाद एक महीने का अगर हम रेट देखें कि पहले महीने के कंपैरिजन में दूसरे महीने का क्या इन्फ्लेशन था, दूसरे के कंपैरिजन में तीसरे का क्या था, तो इसको बोलते हैं मंथ ऑन मंथ। ऐसे ही ईयर ऑन ईयर होता है, ठीक है? तो बोल रहे हैं कि मंथ ऑन मंथ अगर हम प्राइस गेन की बात करें तो जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है अप्रैल महीने में उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है 0.51% की, और जो कि मार्च के महीने में उसका पेस कितना था, 0.23% का पेस था। तो 0.23 से 0.51% आप खुद ही देख लो, काफ़ी एक सब्सटैंशियल है यहाँ पे जो उछाल है वो। इन्फ्लेशन
also slowed in April on the back of a year-on-year softening in food price gains with the consumer food price index easing। बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो भी अप्रैल के मंथ में इन्फ्लेशन में भी कमी आई है। ठीक है, अभी तक तो हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करी और हमने बात करी कि जो प्राइस गेन है वो बढ़ा, लेकिन इसके साथ में इन्फ्लेशन में भी अप्रैल के महीने में कमी आई। ठीक है, और ऑन द बैक ऑफ अ ईयर, और अगर हम इसे ईयर और ईयर बेसिस पे देखें कि पिछले साल के कंपैरिजन में पिछले साल अप्रैल में कितना था उस बेसिस पे देखें तो ये सॉफ्टनिंग इन फूड प्राइस गेन्स विद कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स ईजिंग ऑलमोस्ट लॉक स्टेप विद द ब्रॉडर इंडेक्स। बोल रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें तो फूड प्राइस गेन जो है वो, जिसमें कि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स भी शामिल है, ईजिंग, वो ईज हुआ है, यानी कि थोड़ा स्थिर हुआ है, थोड़ा गिरावट आई है उसमें, ऑलमोस्ट लॉक स्टेप मतलब लॉक स्टेप मतलब ये कदम से कदम मिला के चल रहा है जो ब्रॉडर इंडेक्स है उसके। ठीक है, यानी कि उसमें इतनी गिरावट आई है कि अब ब्रॉडर इंडेक्स जो पूरा मुख्य इंडेक्स है ना उसके साथ ही कदम से कदम मिला के चलने लग रहा है। द रीडिंग स्लिड 95 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम द प्रीवियस मंथ्स 4.79% टू 3.84%। बोल रहे हैं ये जो रीडिंग है ये नीचे गिरी है 95 बेसिस पॉइंट पे, और पिछले महीने के यानी कि 4.79% से अब आ चुकी है 3.84% पर। ठीक है, ऑयल्स एंड फैट्स वर अ वाइटल कॉन्ट्रीब्यूटर, ये मुख्य कॉन्ट्रीब्यूटर थे, with a deflation in prices widening to 12.3% लास्ट मंथ, जिसमें प्राइस वाइडनिंग में मतलब प्राइजेस में जो उछाल आ रहा था उसमें गिरावट हुई है, डिफ्लेशन हुआ है कितने परसेंटेज का, 12.3% का। ठीक है, पिछले महीने की बात करें तो, और जो कि मार्च में कितना था 7.86% था। ऑल्सो इन्फ्लेशन इन सीरियल्स विच हैज़ द हाइएस्ट वेट ऑफ ऑलमोस्ट 10% इन द CPI। बोल रहे, और जो सीरियल्स में जो इन्फ्लेशन हुआ है जो कि अभी तक सबसे हाईएस्ट पे था, ऑलमोस्ट 10% पे था CPI के, तो वो भी 160 बेसिस पॉइंट स्लो हो गया है और अब किस पर हो गया है 13.7% हो गया है, जो कि पहले कितना था 15.3% था इन द प्रीसीडिंग मंथ, यानी कि उससे जस्ट पिछले महीने में कितना था 15.3%। However, a closer look shows price gains accelerated sequentially in 9 of the 12 subgroups of food and beverages category। बोल रहे हैं कि लेकिन अगर हम ज़्यादा बारीकी से इसके ऊपर नज़र डालें तो हम देख पा रहे हैं कि जो प्राइस गेन है वो धीरे धीरे सीक्वेंस में बढ़े हैं, यानी कि एक के बाद एक सीक्वेंस में बढ़े हैं। और कितने चीज़ों में बढ़े हैं, 12 सब ग्रुप्स, जो फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरी के 12 सब ग्रुप्स हैं उनमें से 9 में ये सीक्वेंशली बढ़ चुके हैं। ठीक है, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 46% ऑफ द वेट इन द CPI बास्केट। और ये जो 9 हैं जिनमें बढ़े हैं वो 46% वेट बनाता है CPI बास्केट का। ठीक है, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, व्हाइल वेजिटेबल प्राइजेस रिमेन्ड इन डिफ्लेशनरी टेरिटरी when compared with the year earlier, they registered 1.7% month on month inflation। बोल रहे हैं कि हालांकि अगर पिछले साल के कंपैरिजन में, पिछले साल अप्रैल मंथ की बात करें, पिछले साल मार्च मंथ की बात करें, उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए इस साल अप्रैल और मार्च मंथ में, तो वेजिटेबल के प्राइसेस जो है वो पिछले साल के मुकाबले तो अभी भी डिफ्लेशनरी रह रहे हैं, मतलब अभी भी कम ही है। ठीक है, नीचे ही है। लेकिन अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कंपेयर करें तो पिछले मंथ्स के मुकाबले थोड़े से बढ़े हैं, इन्फ्लेशन आई है उनमें। ठीक है, कितने की 1.7% की इन्फ्लेशन आई है पिछले मंथ के कंपैरिजन में अगर उसको कंपेयर किया जाए तो। ठीक है, अब यानी कि कंपैरिजन दो तरीके से होता है, एक ईयर ऑन ईयर बेसिस और मंथ ऑन मंथ बेसिस। ठीक है, एंड प्राइजेस ऑफ फ्रूट्स सर्ज्ड ऑलमोस्ट 4% फ्रॉम मार्च लेवल। अब वो कह रहे हैं कि जो फूड के प्राइजेस हैं वो क्या हुए हैं, ऑलमोस्ट 4% सर्ज हुए हैं। सर्ज यानी कि एकदम तेज उछाल आया है उनमें, एकदम ऊपर की तरफ बढ़े हैं। तो जो फ्रूट्स के प्राइजेस हैं वो 4% तक उछाल में आए हैं अगर हम मार्च के लेवल पे देखें तो। ठीक है, यानी कि मार्च के साथ में अगर कंपैरिजन करें, ये किसका कंपैरिजन हो गया, मंथ ऑन मंथ बेसिस। इवन एज ईयर ऑन ईयर द प्राइस गेन्स वर हाफ दैट पेस
एट 2.1%। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो जो प्राइस गेन है वो 2.1% के मतलब आसपास रहा, जो कि हाफ था, पिछले साल के कंपैरिजन में हाफ था। ओके, ऑफ कंसर्न इज दैट प्राइजेस ऑफ पल्सेस एंड प्रोडक्ट्स एज वेल एज sugar and confectionery showed accelerations in both year on year and month on month inflation rates। अब ऑफ कंसर्न मतलब जो मुख्य चिंता का विषय है, मुख्य यहाँ पे बात है नोटिस करने वाली, वो ये है कि जो प्राइजेस हैं दालों के और इस तरह के उत्पादों के, और ख़ास तौर पे साथ ही साथ शुगर और कन्फेक्शनरी आइटम्स के, इसमें बढ़ोतरी, एक्सेलरेशन मतलब बढ़ोतरी, तेज़ी आई है इन बोथ ईयर ऑन ईयर, दोनों ही कंपैरिजन अगर करें तो, अगर पिछले साल के मुकाबले कंपैरिजन करें तो भी, और अगर पिछले मंथ के मुकाबले इन्फ्लेशन रेट्स को कंपेयर करें तो भी, इन चारों चीज़ों में उछाल आया है। with the domestic output of pulses weaker in the current crop year। अब हमें उम्मीद है या अभी तक देखा गया कि जो डोमेस्टिक आउटपुट रहेगा पल्सेस का, दालों वगैरह का, वो इस क्रॉप ईयर में कम रहेगा। ठीक है, यानी कि उत्पादन कम होगा। द सेंटर हैज ऑलरेडी मूव्ड टू टाइटन इट्स मॉनिटरिंग ऑफ तूर एंड उड़द दाल स्टॉक्स हेल्ड बाय ट्रेडर्स। अब सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्लान कर लिया है, ऑलरेडी अपने मूव्स बना लिए हैं, मूव्स लेना स्टार्ट कर दिया है कि वो तूर दाल और उड़द दाल की मॉनिटरिंग को टाइटन करेंगे और मजबूत करेंगे, जो कि जो अगर ट्रेडर्स जैसे स्टॉक करके रखते हैं ना कि इतना स्टॉक हमारे 1 महीने में लगेगा, इतना हमारे 2 महीने में लगेगा स्टॉक, है ना, तो इन दोनों दालों के ऊपर वो टाइटनिंग कर रहे हैं। ठीक है, और इनको बहुत नज़दीकी से, बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं, सो एज टू हेड ऑफ मतलब नष्ट कर देना, कि पहले ही फन उठाने से पहले ही कुचल देना, ताकि वो कुचल दें एनी अटेम्प्ट्स टू हॉर्ड मतलब जमाखोरी। ठीक है, तो बोल रहे कि कोई भी जमाखोरी के अटेम्प्ट्स हो तो उनको कुचल दिया जाए एंड पुश अप प्राइजेस। अब जमाखोरी होती है तो उससे क्या होता है, प्राइजेस बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी उस चीज़ की कीमत बढ़ती जाएगी, और उस चीज़ की अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो कीमत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको पता होगा पहले के अब तो खैर कम सुनने में मिलता है जमाखोरी वगैरह चीज़ें, लेकिन पहले के ज़माने में बहुत सुनने मिलती थी कि जो विक्रेता होते थे थोक के या फिर ठेकेदार होते थे, वो जमाखोरी करके रखते थे, फिर उनके छापे पड़ते थे कि जमाखोरी किसने कितनी करी है। राइट, अब ये चीज़ें सुनने में बहुत कम आती हैं, बट पहले ये बहुत होता था। तो उसमें क्या था कि वो क्या करते थे, सारा का सारा अपने पास में खरीद के रख लिया, मार्केट में अवेलेबिलिटी जो है ज़ीरो कर दी। उससे क्या हुआ, लोगों में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई ज़ीरो है, तो अब लोग उसकी दुगनी तिगनी कीमत देने को भी तैयार है कि भाई हमें 1 पैकेट तूर की दाल चाहिए, चाहे आप हमसे 1000 रुपये 2000 रुपये ले लो। ठीक है, मतलब इस तरीके का। अभी तूर की दाल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि लोग उसके लिए 2000 रुपये दे दे, बट इस तरीके की जमाखोरी का ये प्रोसीजर होता है कि आप उस चीज़ की इतनी स्कैरसिटी कर दो कि वो आप जब उसके लिए व्यक्ति डबल पैसा भी देने को तैयार हो जाए। ठीक है, तो हॉर्ड करने के अटेम्प्ट्स को कुचल दिया जाए, और जिसके हॉर्ड्स करने से क्या होएगा, प्राइजेस जो है वो बढ़ जाएंगे। इट ऑल्सो रिपोर्टेडली मलिंग मोर एक्सपोर्ट कर्ब्स ऑन शुगर एमिड अ प्रोडक्शन शॉर्टफॉल। और सरकार जो है कथित तौर पे, यानी कि खबरें आई हैं कि सरकार इस बात पे भी विचार कर रही है, मलिंग मतलब विचार करना, कि हम शुगर के एक्सपोर्ट के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस लगा दें और ज़्यादा रोक लगा दें, या कर्ब कर दें, कि कम करें, कि शुगर का जैसे अभी अगर मान लो 10 टन एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 10 टन नहीं करके हम 5 टन ही एक्सपोर्ट करेंगे। इस तरीके की कुछ ना कुछ टाइटनिंग वो शुगर के ऊपर भी लगाने की सोच रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन में कमी आई है। ठीक है, टू बी श्योर, besides the center's supply side measures, last year's base effect is bound to ensure that headline retail inflation is unlikely to go back above the Reserve Bank of India's upper tolerance threshold of 6%। बोल रहे हैं अब सुनिश्चित होने के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सप्लाई साइड पे तो कुछ ना कुछ कदम उठा रही है, कि तूर दाल पे मॉनिटरिंग कर रही है स्ट्रिक्ट तरीके से, शुगर के ऊपर वो विचार कर रहे हैं कि कर्ब्स लगाए जाए, लेकिन जो लास्ट ईयर के बेस इफेक्ट्स हैं वो
सुनिश्चित करेंगे वो बाउंड टू इंश्योर है, मतलब वो मजबूर है इस बात को मेक श्योर करने के कि जो हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन है वो वापस ऊपर ना जाए, जो कि रिजर्व बैंक की अपर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड है 6% था, उससे ऊपर ना जाए। ठीक है, ये सुनिश्चित करने के लिए वो मजबूर है। ठीक है, वो बाउंड है, उनकी जरूरत है ये चीज को सुनिश्चित करना। एटलीस्ट ड्यूरिंग द करंट क्वार्टर, खास तौर पे एटलीस्ट इस क्वार्टर में तो ये नहीं होना चाहिए। स्टिल देयर इज नो रूम फॉर कंप्लेसेंसी, बोल रहे फिर भी अभी हमें सुनिश्चित होके या निश्चिंत होके बैठने की जरूरत नहीं है। अभी हम निश्चिंत होके नहीं बैठ सकते, इतना हमने कुछ अचीव नहीं कर लिया है कि हम आत्मसंतुष्ट होके अरे बाप इस महीने अच्छा हुआ तो अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, मतलब आगे भी अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। एज जयंत वर्मा, अ मेंबर ऑन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, बोल रहे हैं जैसा कि जयंत वर्मा जो कि एक मेंबर है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, फ्लैग्ड लास्ट मंथ, उन्होंने इशारा किया पिछले महीने, देयर स्टिल लूम टू मेजर रिस्क टू द इन्फ्लेशन आउटलुक, कि अभी भी दो बड़े मुख्य जो है रिस्क जो मंडरा रहे हैं, वो कौन से रिस्क हैं जो कि इन्फ्लेशन के ऊपर अभी मंडरा रहे हैं, वो है ऑयल प्राइजेस एंड अनसर्टेनिटी इन द मानसून। बोल रहे ऑयल प्राइजेस यानी कि ऑयल की कीमतें, और मानसून की जो अनिश्चितता है। ठीक है, कि इस टाइम पे पर्टिकुलरली मानसून आ जाना चाहिए था बट नहीं आ रहा, या इस टाइम पे बारिश नहीं होनी चाहिए थी बट हो रही है। तो ये जो अनिश्चितता है मानसून की और ऑयल प्राइजेस हैं, इन ये दो मुख्य ऐसे कारण हैं जो अभी भी इन्फ्लेशन के ऊपर एक खतरे की तरह मंडरा रहे हैं। द हाइटनिंग प्रोस्पेक्ट of an El Nino forebodes the possibility of erratic or even significantly deficient rainfall। बोल रहे हैं कि जो अब तेजी से ज़्यादा लोग इस बात पे इशारा कर रहे हैं कि अल नीनो इफेक्ट आने वाला है। फॉरबोर्ड्स मतलब पहले से ही किसी चीज़ को प्रिडिक्ट कर देना या पहले से ही किसी का अनुमान लगा लेना। तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इरेटिक यानी कि बड़ी ही अस्थिर और इवन सिग्निफिकेंटली डेफिशिएंट, एक तो अस्थिर होएगा रेनफॉल, दूसरा हो सकता है ज़रूरत से भी कम हो। ठीक है, जितनी हमें ज़रूरत है, जितनी आमतौर पे होती है उससे भी कम बारिश हो, जिसकी वजह से इम्पैक्टिंग फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, जिसकी वजह से हमारे फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन को इम्पैक्ट होएगा, कमी हो जाएगी। एंड पॉलिसी मेकर्स कैन इल अफोर्ड टू ड्रॉप देयर गार्ड ऑन इन्फ्लेशन। और अभी ऐसे मौका नहीं है कि पॉलिसी मेकर जो हैं वो इतना बड़ा रिस्क उठा लें या इस चीज़ को झेल पाएं कि हम अपना इन्फ्लेशन के ऊपर से गार्ड हटा दें, यानी कि इन्फ्लेशन के ऊपर अभी जो भी उन्होंने पॉलिसीज बनाई है उनको वापस ले लें। ऐसा अभी हम स्थिति में नहीं है। हालांकि हमें थोड़ा सा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं बट हम अभी भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम वो सारे जो पॉलिसीज बनाई गई हैं उनको वापस ले लें। तो ये था सारा का सारा पैसेज। अगर आई होप आपको क्लियरली समझ में आया हो। इसके अलावा वर्ड ऑन वर्ड, अगर वर्ड टू वर्ड आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। शीतल मैम ने बहुत अच्छे से इसको एक एक वर्ड को हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको सिखाया है। ठीक है, Based on the passage, which factor contributed significantly to the decrease in retail inflation last month? बोल रहे हैं जो लास्ट मंथ रिटेल इन्फ्लेशन में कमी आई है उसमें कौन से मुख्य फैक्टर है जिसने कंट्रीब्यूट किया है, कौन से वजह से ये कमी हमने देखी है। पहला ऑप्शन दे रहे हैं द डिक्रीज इन कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। फर्स्ट पैसेज याद करो, फर्स्ट पैराग्राफ में ये चीज़ लिखी है कि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स में कमी आई है। ठीक है, तो ये तो सही है। द डिफ्लेशन इन प्राइजेस ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। सेकेंड पैराग्राफ में सेकेंड स्लाइड में फर्स्ट लाइन जो ऊपर लिखी हुई है कि ऑयल और फैट्स में डिफ्लेशन हुआ है, तो ये भी सही है। द स्लो डाउन ऑफ इन्फ्लेशन इन सीरियल्स। अब ये भी हमने पढ़ा कि पल्सेस वगैरह में सीरियल्स में स्लो डाउन कमी आई है। ठीक है, तो यानी कि ये सारे ही करेक्ट है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड इन्फ्लेशन एक्सेप्ट दैट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इन्फ्लेशन के बारे में निम्नलिखित सारी बातें सत्य हैं सिवाय किसके? Retail inflation hit an 18-month low of 4.7% last month। सही है, ये हमने पढ़ा था तो ये तो करेक्ट है। Month on month price gains based on provisional CPI in April quickened to 0.51% from the 0.23% pace। अगर याद नहीं है प्रॉपरली कि क्या चीज़ हुई थी, कुछ तो पॉइंट्स में परसेंटेज में चेंज हुआ था बट कितना हुआ था अगर वो याद नहीं है तो हम देख लेते हैं दोबारा से। ये रहा
कि प्रोविजनल मंथ ऑन मंथ प्राइस गेन जो है सीपीआई में वो अप्रैल में शो किया गया क्विकनिंग 0.5% फ्रॉम 0.2% पेस इन मार्च। ठीक है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है हमारा। द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स रीडिंग स्लिड 95 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम द प्रीवियस मंथ्स 4.79 टू 3.84। अच्छा, अब ये भी अगर नहीं ढंग से याद है क्योंकि अभी पढ़ा ही है हमने, तो हम वापस चल के देख सकते हैं। ठीक है, 95% ये बोल रहा है द रीडिंग द कंज्यूमर food price gain with the consumer food price index easing almost lockstep with the border index. The reading slid 95 basis points from previous month कितना था 4.79 to 3.84। सही लिखा हुआ है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है हमारी। Inflation in cereals, which has highest weight of almost 10% in CPI, increased by 160 basis points to 13.7% from 15.3% in preceding month। अब सीरियल्स का जहाँ पे इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, हमने तो देखा है कि सीरियल्स में कमी आई है, इन्फ्लेशन तो हुआ नहीं है, राइट? तो हम इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। ऑल्सो सीरियल्स में इन्फ्लेशन जो है हाईएस्ट वेट जिसका 10% है वो स्लो हुई है 160 बेसिस पॉइंट से, जो कि पहले किस पर पहुंच गए 13.7 और कहाँ से 15.3 से, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है उल्टा कि 15.3 से 13.7 पे पहुंच गई है ना, 13.7 फ्रॉम 15.3। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और यहाँ पे बोला इंक्रीज, जबकि हमने देखा है डिक्रीज हुई है, सो ये इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज vegetable prices have registered the highest inflation in the food and beverages category। बोल रहे हैं कहा जा रहा है कि वेजिटेबल के जो प्राइजेस हैं उसमें हाईएस्ट इन्फ्लेशन देखा गया है फूड और बेवरेजेस की कैटेगरी में, जो कि सही था। नहीं, हमने तो देखा है कि वेजिटेबल प्राइजेस जो हैं उन्हें रजिस्टर करा है हाईएस्ट इन्फ्लेशन फूड और बेवरेजेस की कैटेगरी में, जबकि हमने देखा है कि वेजिटेबल प्राइजेस जो है उनमें कमी है। ठीक है, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें, पिछले साल के मुकाबले में तो ज़्यादा है, बट मंथ ऑन मंथ बेसिस देखें तो कम है, राइट? सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द सेंटर इज कंसिडरिंग लूजनिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन शुगर एक्सपोर्ट, जबकि टाइटन करने की बात करें, लूज करने की बात नहीं कर रहे, सो ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट। The RBI's Monetary Policy Committee has identified oil prices and monsoon uncertainty as major risks to inflation outlook। ये सही है बिल्कुल, हमने पढ़ा ये चीज़ कि आरबीआई के जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एक सदस्य हैं उन्होंने ये बात कही है कि अभी 2 खतरे हैं जो बहुत मेजरली मंडरा रहे हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? टोन कैसी है पैसेज की? कंसर्न्ड, ऑप्टिमिस्टिक, क्रिटिकल, न्यूट्रल। अब ऑप्टिमिस्टिक देखो, क्या वो बड़े पॉजिटिव हैं, जो भी काम किया जा रहा है उसके बारे में? नहीं ना। क्रिटिकल, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज भी उनने कुछ नहीं किया, कमियां भी कोई नहीं गिनाई। न्यूट्रल, कि ना पक्ष में ना विपक्ष में। कंसर्न्ड, चिंता ज़रूर उनने बातों की जाहिर करी है कि अभी हमें निश्चिंत होकर नहीं बैठना चाहिए, आने वाले समय में अभी भी हमारे पास 2 चुनौतियां हैं। अल नीनो इफेक्ट के लिए बारे में भी फॉरकास्ट किया जा रहा है बार बार, तो उससे भी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत है, हम अभी अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? क्या है मुख्य थीम? द इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑन मार्केट ट्रेंड्स, the influence of food prices on the consumer price index, कि फूड प्राइजेस का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे कितना इन्फ्लुएंस रहता है। द नीड फॉर पॉलिसी मेकर्स टू रिमेन विजिलेंट ऑन इन्फ्लेशन, कि पॉलिसी मेकर्स को अभी भी जो इन्फ्लेशन के ऊपर कड़ी नज़र बना के रखने की ज़रूरत है, एकदम स्ट्रिक्ट होके उसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। इसके बारे में ये पैसेज है, जो कि बिल्कुल सही है। ये चीज़ें बताई गई हैं और कहा, बार बार जोर देकर कहा जा रहा है कि आप अभी भी शांत होके नहीं बैठ सकते, आप अभी भी निश्चिंत होके नहीं बैठ सकते। द रोल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन मैनेजिंग इन्फ्लेशन, इसका यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास जिक्र नहीं करा, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following is a synonym for the word succor? Succor जो है पैसेज में यूज किया गया है, इसका मतलब होता है कि सहायता करना। ठीक है, आपकी जो सहायता करता है, कोई आपको असिस्ट करता है, एड देता है, ठीक है, यानी कि सहायता कर रहा है, वो होता है सकर। टॉर्मेंट,
टॉर्मेंट होता है कोई भी फिजिकल या मेंटल ब्रेकडाउन होना, ठीक है, उसको बोलते हैं टॉर्मेंट। एड मतलब होता है मदद करना, जो कि सकर मतलब भी होता है मदद करना, सहायता करना। पेन मतलब दर्द। और हासन का मतलब होता है कि कोई चीज बड़ी ही जल्दी से कोई चीज कर देना, ठीक है, टू डू क्विकली, समथिंग टू डू क्विकली, ठीक है। सो यहाँ पे इसका सबसे क्लोजेस्ट सिनोनिम जो बन रहा है वो एड यानी कि मदद, क्योंकि सकर का मतलब भी सहायता या मदद होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है निश्चिंत होके बैठ जाना, आत्म शांति या आत्म संतुष्टि, निश्चिंत। स्पेलिंग के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, हिंदी में निश्चिंत होके बैठ जाना। तो अब इसका एंटोनिम बताना, यानी कि कोई चीज या तो बड़ा ही एक्साइटेड होके या बड़ा ही सतर्क होके बैठा होगा कोई व्यक्ति, या फिर उसको डिस्कम्फर्ट है, ठीक है। तो देखते हैं, सेटिस्फैक्शन यानी कि आत्मसंतुष्टि, जो कि कॉम्प्लेसेंसी से मिलता जुलता है। कंटेंटमेंट मतलब होता है इसका मतलब भी होता है आत्मसंतुष्टि। सेटिस्फैक्शन का उल्टा है, यानी कि जिसको आत्मसंतुष्टि नहीं है अभी। और स्मगनेस, कि अपनी कोई भी अचीवमेंट है उसमें ज़रूरत से ज़्यादा गर्व महसूस करना, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक वर्ड है जो ऑपोजिट दिखा रहा है इसका, वो है डिससैटिस्फैक्शन। सो ऑप्शन सी इज द एंटोनिम। अच्छा, ईडियम्स दिए हुए हैं। पैसेज को देखते हुए हमारे कौन से नीचे दिए हुए ईडियम्स में से वो सूट बैठता है पैसेज के अंदर। ड्रॉप द बॉल, ठीक है। ड्रॉप द बॉल मतलब सबसे फर्स्ट है ड्रॉप द बॉल, जिसका मतलब होता है कि आप कोई मिस्टेक करें, ठीक है, टू मेक मिस्टेक, ओके, उसको बोलते हैं ड्रॉप द बॉल। बाइट द बुलेट, हिट द नेल ऑन द हेड, ये दोनों ऐसे इडियम्स हैं जो हमने बहुत बार किए हैं। तो मैं चाहूंगी आप सभी बच्चे इनका जो मीनिंग है मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। हम इस क्वेश्चन के ऊपर वापस आएंगे, ठीक है, लास्ट में। थ्रो इन द टावल, थ्रो इन द टाल का मतलब होता है कि आप जो है किसी स्थिति से बच के भाग रहे हैं, आपने अपनी हार स्वीकार कर ली है, ठीक है, या हार के डर से आपने पहले ही हथियार त्याग दिए, ठीक है। ये दोनों मतलब हो सकते हैं इसके। सो ऑप्शन ए और डी मैंने आपको बता दिया। बी और सी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। हम क्वेश्चन नंबर 8 पे वापस आएंगे, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम फॉर द वर्ड डिफ्लेशनरी। डिफ्लेशन मतलब क्या होता है? जैसे कि इन्फ्लेशन होता है मतलब महंगाई दर का बढ़ना। डिफ्लेशन क्या होता है? महंगाई दर का कम हो जाना, ठीक है। तो अब यहां पे इसका सिनोनिम बताना है। इन्फ्लेटिंग, इन्फ्लेट मतलब किसी चीज को बढ़ाना। अब बॉल को, आप कोई बॉल है, बलून है, आप उसको इन्फ्लेट करें यानी कि उसको अंदर हवा भर के उसका साइज बढ़ा रहे हैं। डिप्रिशिएटरी, डिप्रिशिएटरी मतलब कम करना, गिरा देना, नीचे गिरावट होना। एक्सपैंडिंग, एक्सपैंडिंग भी बलून एक्सपैंड कर रहा है यानी कि बढ़ रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। ग्रोइंग, कोई बच्चा है ग्रो कर रहा है, कोई कंपनी है वो अच्छा ग्रो कर रही है यानी कि बढ़ोतरी हो रही है। तो इसमें केवल एक ही वर्ड है जो नेगेटिव एस्पेक्ट शो करता है, वो है डेप्रिशिएटरी, है ना। और डिफ्लेशन भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट शो करता है, कम होने का, नीचे गिराने का, और डेप्रिशिएटरी मतलब भी कम होने का ही है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेट मतलब स्पीड तेज कर देना, है ना, एकदम तेजी से बढ़ोतरी होना स्पीड में। अब हैसेंड, हैसेंड मतलब भी होता है तेजी। स्पेड, स्पेड मतलब भी तेजी, स्पीड का पास्ट वर्ड है स्पेड। और डी एसेलरेटेड, अब देखो एसेलरेटेड और डी लगाते ही समझ में आ रहा है कि इसका एंटाई है, ठीक है। तो एंटाई है, डी एसेलरेटेड मतलब स्पीड को कम करना, धीरे धीरे ट्रेन को डीएसलरेट किया गया यानी कि उसकी स्पीड को कम किया गया। रश्ड, एकदम जल्दी से, तेजी से। सो ऑप्शन एक्सेलरेट का ऑपोजिट केवल एक, ऑप्शन सी डीएसलरेटेड बन रहा है। India's medical devices industry rose to the occasion during the COVID emergency. Rose to occasion का मतलब होता है, ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है कि कोई स्पेशल एफर्ट करना जो कि सक्सेसफुल होने के लिए या किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से जूझने के लिए ज़रूरी है। अब आपको पता है कि कोविड टाइम में इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज बंद थी, राइट। स्टिल हमने अपने खुद के पीपीई किट डेवलप करे, इतनी सारी
जो मास्क वगैरह बनाए गए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमने इजाद किया होगा तरीके कि घर बैठ के किए, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग से मजदूर लगाए गए, कारीगर लगाए गए, ठीक है। तो किसी ना किसी तरीके से किया। तो रोज टू द ओकेजन मतलब किसी भी डिफिकल्ट परिस्थिति का सामना किया और कुछ स्पेशल एफर्ट्स लगाए गए। During the COVID emergency, transforming the country within months from being an importer of PPE kits, masks and testing kits to an exporter of these products। यानी कि उस टाइम पे जो हमारी मेडिकल इंडस्ट्री है उसने बहुत कठिन चुनौतियों का सामना करके अपने अंदर स्पेशल चेंजेस ला के कोविड इमरजेंसी के दौरान में इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया। क्योंकि पहले इंडिया जो है वो एक इम्पोर्टर था, यानी कि हम बाहर के देशों से पीपीई किट लेते थे, मास्क लेते थे, टेस्टिंग किट लेते थे, और आज के दिन में हम उसके मेजर एक्सपोर्टर बन चुके हैं, राइट। इनफैक्ट कई देश ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग फ्री में भी चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं, या फिर कुछ अभी नहीं बाद में ले लेंगे, ऐसे कुछ चीज़ों पे देखकर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। नॉट लीस्ट ड्यू टू एन असर्ड मार्केट, और ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारी मार्केट जो है वो बड़ी श्योर थी, ठीक है, श्योर थी, या फिर मार्केट बहुत ही अच्छी हालत में चल रही थी इसलिए हम कर पाए, ऐसा नहीं है। सॉफ्ट लोन्स एंड अदर इंसेंटिव्स, ना ही उनको सॉफ्ट लोन्स मिले, ना ही उनको कोई और इंसेंटिव्स मिले, ठीक है, बट स्टिल उन्होंने ये सब काम करके दिखाया। मतलब किसी भी मुनाफे या फायदे के बजाय बगैर हाजिरी में उन्होंने ये चीज़ करी। बट if a production linked incentive scheme was introduced in 2020, it was dash because of persistently high degree of imports in a sector that is quite literally of critical importance। लेकिन अगर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स चलाई गई 2020 में, तो वो केवल और केवल किस लिए था? बिकॉज ऑफ परसिस्टेंटली, क्योंकि लगातार जो है ये जो सेक्टर है जिसमें इंपोर्ट्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, ठीक है, यानी कि ज़्यादा इंपोर्ट्स किए जाते हैं, दैट इज़ क्वाइट लिटरली ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस। तो ये बड़ा ही ज़रूरी भी है कि हमें वो प्रोडक्ट्स जो है इंपोर्ट करने पड़ते हैं। अगर नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है हमारे यहाँ पे कुछ मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ठप पड़ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे इट वॉज डैश बिकॉज, यानी कि इसमें एक और कारण बताया है कि ये क्यों किया गया। इंडिया इज अ क्रेडिबल एक्सपोर्टर ऑफ क्लास ए एंड सम क्लास बी प्रोडक्ट्स, ठीक है। इंडिया एक क्रेडिबल यानी कि बहुत ही शानदार उम्दा हम एक्सपोर्ट करते हैं क्लास ए और सम क्लास बी प्रोडक्ट्स, ठीक है, और लो टू मीडियम रिस्क मेडिकल डिवाइसेस सच एज सिरेंजेस, नीडल्स एंड अदर डिस्पोजेबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। और लो से मीडियम रिस्क वाले डिवाइसेस जैसे कि सिरिंज, नीडल्स, अदर डिस्पोजेबल आइटम्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इनको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। बट इट रिलायज dash on imports for C and D categories of products that go up the risk and technology ladder। बोल रहे लेकिन ये जो सी और डी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं इनके लिए हम ज़्यादातर किस बात चीज़ के ऊपर रिलाय करते हैं? इम्पोर्ट्स के ऊपर, यानी कि सी और डी कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, और ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि टेक्नोलॉजी और रिस्क के जो सीढ़ी है उस पर काफ़ी ऊंचे पायदान पर है, ठीक है। सच एज से अल्ट्रासाउंड स्कैनर्स एंड कार्डियक, ऑर्थोपेडिक एंड डेंटल इम्प्लांट्स। बोल रहे हैं जैसे कि उदाहरण के तौर पे अल्ट्रासाउंड स्कैनर्स जो वो इंडिया में नहीं बनते, ठीक है, उनको हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। कार्डियक या ऑर्थोपेडिक या डेंटल इम्प्लांट्स जो हैं इनको हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। द क्वेश्चन हेयर इज हाउ डैश इंडिया गिवन इट्स pool of technical and scientific expertise become a hub for medical devices combining quality and affordability। बोल रहे हैं कि अब मुख्य सवाल ये है कि इंडिया कैसे बन सकता है, ठीक है। तो हाउ कैन इंडिया या हाउ कुड इंडिया, हाउ कैन इंडिया बेसिकली यहाँ पर आएगा, गिव इट्स पूल ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक एक्सपर्टीज, कि अपना जो उनका इतना भंडार है टेक्निकल और साइंटिफिक एक्सपर्टीज का, उसको हम कैसे यूटिलाइज करें, बिकम अ हब, ताकि हम क्या बन सके,
मेडिकल डिवाइसेस का हब बन सके, गढ़ बन सके, कंबाइनिंग क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। और साथ में क्या होना चाहिए कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी होना चाहिए और अफोर्डेबल भी होना चाहिए। ये नहीं कि हमने गढ़ बनने के चक्कर में इतने महंगे प्रोडक्ट्स बना दिए कि कोई हमसे खरीद ही नहीं रहा, तो हम खुद ही अपने प्रोडक्ट्स एक दूसरे को बेच के खुश हो रहे हैं कि जी हमने बना लिया। The policy steps taken so far, including the National Medical Devices Policy 2023, announced a few days back, do not fully address the issues involved. बोल रहे कि अभी तक जो पॉलिसीज ली गई हैं, इतनी दूर तक हम आए हैं और अभी तक जो जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, साथ ही जो कि नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023 में लॉन्च की गई थी, कुछ दिन पहले ही अनाउंस की गई थी, इसको भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो अभी तक ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं बनी जो कि पूरी समस्याओं को, इश्यूज को इन्वॉल्व करे और उनको हल निकालने की कोशिश करे। ऑल्दो द पॉलिसी फ्लैग्स रिसर्च एंड इनोवेशन, हालांकि सभी जो पॉलिसीज हैं उन्होंने रिसर्च और इनोवेशंस को हरी झंडी दी हुई है, यानी कि वो ज़्यादा जोर किसके ऊपर दे रहे हैं, रिसर्च और इनोवेशन की तरफ दे रहे हैं, पर स्टिल अभी तक कुछ इफेक्ट नहीं दिखा हमें। ठीक है। According to the Parliamentary Standing Committee report on the industry brought out in September 2022, India's $11 billion medical devices industry, जिसमें that is 90,000 crore, accounts for a global market share of 1.5%। बोल रहे कि इंडिया की अभी एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई जिसमें सितंबर 2022 में, जो कि इसी इंडस्ट्री के लिए बेस्ड थी। ठीक है। उसमें बताया गया कि इंडिया का जो मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री है वो $11 बिलियन की इंडस्ट्री है, जो कि लगभग होता है 90,000 करोड़। लेकिन ग्लोबल मार्केट में अगर इसका शेयर देखा जाए तो केवल 1.5% है इसका शेयर। ठीक है। एक्सपोर्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2022 वर अप 15% at $2.9 billion, while imports were up 37% at $8.5 billion। बोल रहे हैं कि अगर फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात देखी जाए तो 15% जो था वो अपना एक्सपोर्ट था, जो कि $2.9 बिलियन की कॉस्ट पड़ी। ठीक है। लेकिन इंपोर्ट जो था वो कितना था, 13% का इंपोर्ट था, जो कि $8.5 बिलियन की कॉस्ट पड़ी। तो जाहिर सी बात है हमारे एक्सपोर्ट के मुकाबले में इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ा है, राइट। इंपोर्ट्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस हैव नियरली डबल्ड डैश फाइनेंशियल ईयर 18 एंड फाइनेंशियल ईयर 22। यानी कि अगर रिपोर्ट्स देखें तो इंपोर्ट्स जो है मेडिकल डिवाइसेस की वो फाइनेंशियल ईयर 18 और 22, फाइनेंशियल ईयर 22 दोनों के बीच में, या तो इन बिटवीन होगा या फिर दोनों में, ये अब 18 से लेके 22 तक होगा। ठीक है। इनमें डबल हो गई है। ठीक है। चाइना, US, Germany, Singapore and the Netherlands account for over half India's import। बोलें चाइना, US, जर्मनी, सिंगापुर, नीदरलैंड्स जो है ये हमारे इंपोर्ट्स का हाफ जो है अधिकार, मतलब हम आधा जो चीज़ें हैं वो यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। Reducing import dependence makes sense given India's capabilities। अगर हम अपनी इम्पोर्ट की डिपेंडेंस जो है वो कम कर देंगे तो वो बड़ी ही अच्छी और सेंसिबल बात होगी, क्योंकि अगर हम नज़र डालें कि इंडिया की कैपेबिलिटीज़ के ऊपर कि इंडिया काफ़ी काबिल देश है और वो अगर अपना इम्पोर्ट्स कम कर देगा तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। हाउएवर द पॉलिसी ब्लॉक्स आर नॉट इन प्लेस। लेकिन जो पॉलिसी ब्लॉक्स हैं, यानी कि जो भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं वो एकदम सही पॉलिसीज़ नहीं है, या वो इसकी तरफ ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पा रही। The recently dash policy does not address the issue of creating a separate law and regulator for this sector। बोल रहे हैं कि अभी जो रिसेंटली जो पॉलिसी लॉन्च की गई या स्थापित की गई या बनाई गई या इम्पोज की गई या पास की गई, ठीक है, ये जो रिसेंटली पास की गई पॉलिसी है ये भी सारे जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस नहीं करती। जैसे कि अगर एग्जांपल लिया जाए कि इसमें कोई सेपरेट लॉ या कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं बनाया गया इस सेक्टर के लिए, ठीक है, विच रिक्वायर्स एन ऑल टुगेदर डिस्टिंक्ट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज विज़ मैनेजिंग ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। बोल रहे हैं कि इस सेक्टर के लिए अलग से कोई रेगुलेटर या सेपरेट लॉ नहीं बनाया गया, और जबकि ये जो है ये बिल्कुल ही डिफरेंट और डिस्टिंक्ट लेवल की इसमें एक्सपर्टीज चाहिए,
कि आपको अगर इसकी बारीकी से नज़र रखनी है या इसकी बारीकियों को जानना है तो आपके पास अलग ही लेवल के एक एक्सपर्ट होना चाहिए आपको, ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि मैनेजिंग ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स, अगर हमें ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स को मैनेज करना है तो आपके पास उस लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए, बट if a production linked incentive scheme was introduced in 2020, it was dash because of the persistently high degree of imports। सबसे पहला आ रहा है also मतलब कि ये क्यों था, it was also because of persistently high degree of imports in a sector that is quite literally of critical importance। कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स थी 2020 में वो इसीलिए बनाई गई क्योंकि जो परसिस्टेंटली जो इसका हमारा डिग्री ऑफ इम्पोर्ट है इस सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए वो बनाई गई। प्राइमरीली वो मुख्य तौर पे क्यों बनाई गई, क्योंकि हमारा डिग्री ऑफ इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है। मेनली भी मुख्य तौर को ही डिफाइन करता है और लार्जली भी, तो ये तीनों जो एक ही चीज़ को डिफाइन करते हैं कि मुख्य तौर पर नहीं आएंगे। ऑल्सो ये इसलिए बनाई गई क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ इम्पोर्ट है इसलिए। बट it relies dash on imports for C and D categories of products that go up the risk and technology ladder। बोल रहे लेकिन ये मुख्य तौर पर या ज़रूरी तौर पर C और D कैटेगरीज के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंपोर्ट करने पर ही रिलाई करता है, यानी उनका मुख्य जो इन कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को पाने का साधन है वो इम्पोर्ट्स ही है, ठीक है। तो पहले देखते हैं प्रेज्यूमेबली मतलब प्रोबेबली, ठीक है, लाइकली, प्रोबेबली। कंसिडरेबली मतलब बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में, ठीक है, सिग्निफिकेंट मात्रा में। बट इट रिलाइज कंसिडरेबली ऑन इम्पोर्ट्स फॉर सी एंड डी कैटेगरीज, यानी कि सी एंड डी कैटेगरीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम मुख्य तौर पर इम्पोर्ट ही करते हैं, ठीक है। तो कंसिडरेबली एक पॉसिबिलिटी है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। पेरिफेरली मतलब मार्जिनली या इनडायरेक्टली, ठीक है, या फिर क्यूमुलेटिवली मतलब कलेक्टिवली। तो यहाँ पे ना कलेक्टिवली की बात हो रही है, ना पेरिफेरली की, या ना ही कंसिडरेबली की, प्रेज्यूमेबली की। यहाँ पे बात हो रही है कंसिडरेबल, कि काफ़ी बड़ी मात्रा में हम सी और डी कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द क्वेश्चन हियर इज हाउ डैश इंडिया given its pool of technical and scientific expertise become a hub for medical devices। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि हम देखें कि कैसे इंडिया जो है वो हब बन सकता है, क्योंकि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी भी है और साइंटिफिक एक्सपर्टीज़ भी है, यानी कि एक्सपर्ट भी हैं वो इस चीज़ में बनाने में चीज़ें या फिर नई चीज़ें ईजाद करने में, एक्सपर्ट भी है, एक्सपीरियंस भी है उनके पास। तो अब हम कैसे एक हब बन सकते हैं मेडिकल डिवाइसेस का। सो हाउ, माइट नहीं आएगा, माइट है पॉसिबिलिटी की बात है। शुड, विल, ये दोनों एक पॉसिबिलिटी की बात है कि हम कर सकते हैं या नहीं। लेकिन कैन, हाउ कैन इंडिया, कि इंडिया कैसे बने, ठीक है। सो ऑप्शन बी कैन इज करेक्ट। Import of medical devices have nearly doubled dash फाइनेंशियल ईयर 18 एंड फाइनेंशियल ईयर 22। अब मैंने आपको इसमें बताया था कि इसमें दोनों सालों को कंसिडर करते हुए बात की गई है। तो ओवर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि आप क्या करें, फाइनेंशियल ईयर 2018 और 2022 की फाइनेंशियल ईयर्स को आपने सरपास कर लिया, यानी कि जो इन दोनों सालों में जो इन दोनों सालों में जो डिवाइसेस की इंपोर्ट्स थी उससे भी अब डबल हो चुके हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुके हैं, ठीक है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2018 और 2022, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बता रहे हैं ये। तो ये क्यों नहीं होगा? यहाँ पे इन दोनों सालों के दौरान नहीं बता रहे, वो बता रहे हैं कि 2018 से 2022 के बीच में। सो यहाँ पे सीधा ऑप्शन डी बिटवीन हमें सही एक ऑप्शन मिल चुका है। सो ऑप्शन डी बिटवीन इज करेक्ट। द रिसेंटली डैश पॉलिसी, अब रिसेंटली क्या हुई ये पॉलिसी? इनॉग्रेट की गई, प्रेरित की गई, बनाई गई, ठीक है। सो मोटिवेटेड मतलब जिसके लिए आपको मोटिवेशन मिला हो, इंस्पायर्ड हो। तो ये जो रिसेंटली इंस्पायर्ड जो पॉलिसी थी
तो ये जो पॉलिसी है वो रीसेंट ट्रेंड से किसी से इंस्पायर्ड नहीं है। अनवेल्ड मतलब जिसका उजागर किया गया, जो रिसेंटली उजागर की गई पॉलिसी है, इसमें कुछ इश्यूज हैं वो नहीं रिजॉल्व किए गए, ठीक है। सो ऑप्शन बी अनवेल्ड इज करेक्ट। इट्स नॉट एज टफ एज दो द बॉस टॉरस डिडंट हैव इनफ सिंबॉलिक वेट ऑन हर शोल्डर। बोल रहे कि ऐसा नहीं है कि बॉस टॉरस के कंधों पर मतलब इतना भार नहीं था, यानी कि उनके ऊपर कुछ ज़्यादा बोझ नहीं था। शी इज अकॉर्डिंग टू सेंटर्स एनिमल वेलफेयर बोर्ड द बैकबोन ऑफ इंडियन कल्चर एंड रूरल इकोनॉमी। बोल रहे हैं बॉस टॉरस जो है वो जो सेंटर एनिमल वेलफेयर बोर्ड है उसके लिए और इंडियन कल्चर या रूरल इकोनॉमी की ये एक बैकबोन है, ठीक है। नाउ इमेजिन द प्लाइट ऑफ द पुअर काउ। बोल रहे हैं कि अब इमेजिन करो कि कितनी गंभीरता है, कितनी दर्द है उस बेचारी गाय के अंदर, ठीक है। इनफैक्ट कामधेनु एंड गौ माता, these are among the many terms of endearment, sustains our life, represent cattle wealth and biodiversity. इनफैक्ट कामधेनु और गौ माता ये ऐसी टर्म्स हैं जो हम लोग जो प्यार से हम किसी का नाम देते हैं ना, कि अपने बच्चे हैं या मम्मा हैं या फिर कोई अपना फ्रेंड है, उसको प्यार से हम कुछ निकनेम दे देते हैं, कुछ अच्छा नाम दे देते हैं। तो कामधेनु और गौ माता ये ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे चीज़ें हैं जो हमने श्रद्धा से प्यार से उनको दिए गए हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं ये हमारी जीवन को सस्टेन करती है, हमारी लाइफ को सस्टेन करती है और हिंदुस्तान में कैटल वेल्थ और जो बायोडाइवर्सिटी है उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो बॉस टॉरस क्या है, आई थिंक ये गाय की एक ब्रीड है, ठीक है। तो देखो अब इसमें स्टेटमेंट तो हमारा पी बन जाएगा। इट्स नॉट एज दो द बॉस टॉरस डिडंट हैव इनफ सिंबॉलिक वेट ऑन हर शोल्डर, कि ऐसा नहीं है कि बॉस टॉरस गाय के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां नहीं हैं या उससे हम कोई उम्मीद नहीं रख रहे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। शी इज अकॉर्डिंग टू सेंटर्स एट द बैकबोन ऑफ इंडियन कल्चर, यानी कि बॉस टॉरस जो गाय है वो इंडियन कल्चर की बैकबोन है और रूरल इकोनॉमी की भी बैकबोन है, ठीक है। सेकेंड, इनफैक्ट कामधेनु गौ माता ये ऐसे नाम हैं जो हमने इनको प्यार से दिए हैं, ठीक है। ये हो गया थर्ड। और फोर्थ हो गया कि अब इमेजिन करो कि उस बेचारी गाय को कितना तकलीफ हो रही होगी, कितना उसका दुख है, ठीक है, कि आप किसी को इतना ज़्यादा मान सम्मान दे रहे हो बट कदर उनकी कोई नहीं। जैसा सेम हमारे हिंदुस्तान में लड़कियों का, बेटियों का हाल है कि दुर्गा पूजा है, नवरात्रि है तो बेटियों को पूजा जाता है बट उसके अलावा बेटी चाहता कोई नहीं, राइट। तो वैसा ही स्थिति गाय की हो रखी है। सो ऑप्शन देखो PQSR, पी से हमारे दो स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहे हैं तो सी और डी तो हमारे हो गए एलिमिनेट, ठीक है। PQ सही है। RS सो बी नहीं होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द थ्री पैसेंजर्स ऑन द रॉकेट्स सक्सेसफुल फॉरे आर टेस्टिमोनी टू ग्लोबल। जो 3 पैसेंजर्स थे रॉकेट के अंदर उसकी सक्सेसफुल फॉरे मतलब किसी दूसरे की टेरिटरी में जाना ताकि वहाँ से कुछ सामान लाया जा सके, ठीक है, एक तरह से रेड डालना। तो ये जो रॉकेट की सक्सेसफुल रेड हुई इसमें जो 3 पैसेंजर्स थे आर टेस्टिमोनी टू ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी स्कोप एंड पोटेंशियल, कि हमारी जो ग्लोबल स्पेस है, दुनिया भर का जो स्पेस है उसमें अभी कितना ज़्यादा हम एक्सप्लोर करना बाकी है, कितना ज़्यादा स्कोप है, कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, इस चीज़ को वो उसकी टेस्टिमोनी दे रहे हैं, यानी कि उसकी एक तरह से गवाही दे रहे हैं। Last August, the rocket's maiden flight was a partial failure because it could not place the satellite it was carrying in their intended orbit. पिछले साल अगस्त में जब इस रॉकेट ने फ्लाइट भरी थी तो उसकी जो मेडन फ्लाइट थी वो फेलियर थी, पार्शियल फेलियर थी। क्यों? क्योंकि वो जो सैटेलाइट है उसको जिस ऑर्बिट में रखना था उसमें नहीं रख पाई थी, ठीक है। इंडियाज space program received a major boost on Friday when the ISRO's small satellite vehicle lifted off from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota on Friday. बोल रहे हैं कि इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है इसमें बहुत ही मेजर एक बूस्ट आया,
ठीक है, एक बहुत ही बड़ी एक अच्छी अचीवमेंट उन्होंने करी जब फ्राइडे को इसरो के स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल ने SSLV-D2 ने एक सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। और कहाँ पे है ये? श्रीहरिकोटा में। और कब भरी? फ्राइडे को। ये हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट हो जाएगी, फर्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें बता रहे हैं कि बात हो रही है इंडियन स्पेस प्रोग्राम की, क्योंकि फ्राइडे को उनका एक स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब सेकंड हो जाएगा इसके बाद कि लास्ट टाइम भी इस रॉकेट को उड़ाया गया था लेकिन वो पार्शियल फेलियर था। ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड। अब थर्ड हो जाएगा कि ये जो इसमें क्या था, द ग्लिच हैज़ बिन रेक्टिफाइड। अब जो इसमें कम परेशानी हुई जिसकी वजह से वो ऑर्बिट में नहीं, इंटेंडेड ऑर्बिट में नहीं रख पाया सैटेलाइट को, वो जो ग्लिच था अब उसको ठीक कर दिया गया है। और जो 3 पैसेंजर्स हैं इस उड़ान में, जो 3 पैसेंजर्स गए थे, वो इस चीज़ की गवाही देते हैं कि अभी हमने स्पेस इकोनॉमी में कितना स्कोप है हमारे पास, कितना पोटेंशियल है। ठीक है, सो 3 and 4। सो RQSP, RQSP, R से 2 स्टार्ट हो रहे हैं, C और D। ठीक है, तो RQSP ऑप्शन C इज करेक्ट। While an engagement with top national security officials in the region is a valuable tool, there were no expectations of a breakthrough। बोल रहे हैं कि टॉप नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ में बातचीत जो है वो एक काफ़ी वैल्यूएबल एक टूल है, मतलब काफ़ी अच्छा एक टूल है हमारे पास, लेकिन देयर वर नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ब्रेक थ्रू। लेकिन इस घटना का कोई भी एक्सपेक्टेशन, कोई भी उम्मीद नहीं की गई थी। ठीक है, मतलब कुछ हुआ है, कुछ डिसरप्शन हुआ है, उसके बारे में बात की जा रही है। Putin's decision to break the protocol and meet a top Indian official is arguably a more interesting outcome from Doval's Moscow visit। बोल रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के मंत्री हैं, कह रहे हैं कि जो पुतिन हैं रशिया के मिनिस्टर, उनका डिसीजन कि वो प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए इंडिया के किसी टॉप ऑफिशियल से मिले इज आर्ग्यूबली अ मोर इंटरेस्टिंग आउटकम। और ये कहा जा रहा है कि ये क्यों मिले, क्योंकि जो इंडिया के अजीत डोवाल हैं वो मॉस्को यानी कि रशिया की जो राजधानी है, जैसे इंडिया की दिल्ली है वैसे रशिया की मॉस्को गए थे। और उसी का ये आउटकम निकल कर आया है कि पुतिन ने सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए इंडिया के एक टॉप ऑफिशियल से उन्होंने जाके मुलाकात करी। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल्स विजिट टू मॉस्को लास्ट वीक टू अटेंड अ मीटिंग of regional security advisors yielded a diplomatic bonus। बोल रहे हैं कि अजीत डोवाल का जो था कि वो मॉस्को गए एक मीटिंग अटेंड करने में, जो किसकी थी? मीटिंग ऑफ रीजनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की। इसमें बहुत ही हमें अच्छा एक डिप्लोमेटिक बोनस निकलकर सामने आया है। वो क्या है? अ सेपरेट ऑडियंस विद द रशियन लीडर व्लादिमीर पुतिन, कि हमें एक सेपरेट ऑडियंस मिली रशियन लीडर के साथ में। ठीक है, यानी कि रशियन लीडर ने उनका स्वागत करा खुद आके। ठीक है, उनके साथ में बातचीत करी, मिले उनके साथ में, तो मतलब उनको रशियन जो लीडर हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ में बात करने का मौका मिला। There are just too many regional forums on Afghanistan, but none of Kabul's neighbors have the clout to alter the geopolitical churn there। बोल रहे हैं कि बहुत सारे रीजनल फोरम्स हैं अफगानिस्तान में, लेकिन काबुल के जो भी नेबर्स हैं उनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ये जो जियोपॉलिटिकल टर्न ऑफ इवेंट हो रहा है, चर्न चल रहा है, चक्की जो घूम रही है जियोपॉलिटिकल स्थितियों की, उसको रोक सके, उसको चेंज कर सके। इतना दम किसी में भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे आर जो स्टेटमेंट है ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेशनल एडवाइजर जो है अजीत डोवल, वो मॉस्को गए थे लास्ट वीक। ठीक है, एक मीटिंग अटेंड करने के लिए, जहाँ पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है उनसे मिलने आए। ठीक है, अब ये जो है कि ये जो इंगेजमेंट था, वाइल जो इंगेजमेंट था ऑफ टॉप सिक्योरिटी नेशनल ऑफिशियल्स जो है, ये वैल्यूएबल टूल था।
ऐसा होने की कोई भी, ये जो रशियन प्रेसिडेंट उनसे मिलने हैं, ऐसा होने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड हो जाएगा कि बहुत सारे रीजनल फोरम्स हैं अफगानिस्तान पर, बट कोई भी ऐसा नहीं है जो ये जियोपॉलिटिकल टर्न ऑफ इवेंट्स जो चल रहा है उसको रोक पाए। ठीक है, ये हो गया थर्ड। और फोर्थ हो गया कि पुतिन का जो डिसीजन था प्रोटोकॉल तोड़ के, वो आर्ग्यूबली डोवल के मॉस्को विजिट के कारण हुआ है। ठीक है, ये हो गया फोर्थ। तो RPSQ ये हमारा अरेंजमेंट बन रहा है। RPSQ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द ओपनिंग चैप्टर of the finance ministry's latest economic survey is indeed titled recovery complete। बोल रहे हैं कि जो पहला चैप्टर है, ओपनिंग चैप्टर है फाइनेंस मिनिस्ट्री का लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, उसके लिए उसका टाइटल दिया गया है रिकवरी कंप्लीट। अब पॉसिबिलिटी है कि ये रिकवरी कंप्लीट जो कोविड-19 हुई उसके बाद में हमने जो लॉस किया उसके बारे में हो सकता है। ठीक है, बट ये ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं है। दिस प्रोविजन फॉर फ्लैगशिप रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इज द लोवेस्ट इन 6 years। बोल रहे हैं ये जो प्रावधान है, जो इंडिया का सबसे बड़ा मेजर रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, क्या है? मनरेगा। ठीक है, मनरेगा जो एक फ्लैगशिप रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, उसका ये जो प्रावधान है ये पिछले 6 सालों का सबसे लोएस्ट है, एज अगेंस्ट द रिकॉर्ड ₹1,11,170 करोड़ इन 2020-21 एंड 98,468 करोड़ इन 2021-22 एंड ₹89,400 करोड़ इन 2022-23। यानी कि साल दर साल अब इसमें ना घटाए जा रहे हैं वो। ठीक है, द अपेरेंट रैशनल इज द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स बिलीफ दैट इंडियन इकोनॉमी हैज फुल्ली इमर्ज फ्रॉम द ravages ऑफ कोविड एंड इवन एडजस्टेड टू द डिसरप्शन ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। बोल रहे ये जो हमने राशनिंग की है, ये जो हमने कटौती करी है, वो इसलिए करी है क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार का ये मानना है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से रिकवर कर चुकी है। जो कोविड-19 हमने झेला उसमें इकोनॉमिक लॉसेस हुए, उससे भी रिकवर कर चुकी है। यहाँ तक कि जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ उससे जो हमने नुकसान झेला उससे भी वो रिकवर कर चुकी है। The union budget had sharply reduced the outlay for Manrega in 2023-24 to 60,000 करोड़। अब ये जो है हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यूनियन बजट की बात हो रही है जिसमें कि 2023-24 की डिस्कशन की गई है मनरेगा के लिए। ठीक है, अब इसमें कितना बताया गया? 60,000 करोड़ पर लेकर आ गए, रिड्यूस हो गया, साल दर साल रिड्यूस हो रहा है। अब ये क्या हुआ? दिस फ्लैगशिप प्रोग्राम, दिस प्रोविजन जो है ये इतने फ्लैगशिप इंपॉर्टेंट प्रोग्राम का, ये पिछले 6 सालों का सबसे लोएस्ट है। ठीक है, सेकंड ये हो गया। थर्ड हो जाएगा कि जो इसमें ये जो अपेरेंट चेंज आया है, ये जो अपेरेंट रैशनल इसमें किया गया है वो इसलिए किया गया क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार मानती है कि हम लोग पूरी तरीके से रिकवर कर चुके हैं। इतना रिकवर कर चुके हैं कि जो ओपनिंग चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे का, उसका नाम भी रिकवरी कंप्लीट दिया हुआ है। ठीक है, फोर्थ। सो यहाँ पे हमारा अरेंजमेंट बन रहा है SQPR। ठीक है, SQPR, S से एक ही स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन बी SQPR इज करेक्ट। दिस अनहैप्पी कोइंसिडेंस विल मोस्ट सर्टेनली नॉट हेल्प डिसमेंटल। बोल रहे ये जो बड़ा ही अनहैप्पी सा कोइंसिडेंस हो रहा है ये जल्दी ही हटने वाला नहीं है। ठीक है, द गुड न्यूज इज दैट इटालियन माफियोसो Edgardo Greco, who was on the lam for nearly 17 years after being accused of murder, has finally been caught। बोल रहे हैं कि ये अच्छी खबर है कि इटली का एक कोई माफिया डॉन था एडगार्डो ग्रेको, जो कि पिछले 17 साल से मतलब छुपा हुआ था या भाग में था, बोलते ना अंडरग्राउंड हो गया हुआ था, जो इसके ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं उसको फाइनली पकड़ लिया गया है। ठीक है, the popular stereotype of chefs as bullies
given to verbal and physical violence and professional kitchens as places where knives in the back is not just an idiom. बोल रहे हैं कि जो पॉपुलर स्टीरियोटाइप है जहाँ पे शेफ जो है वो बुलीज की तरह काम करते हैं और वर्बल या फिजिकल वायलेंस करते हैं प्रोफेशनल किचन्स में, जहाँ पे पीठ में छुरा घोंपना जो है केवल सिर्फ ईडियम नहीं रह जाता, नाइफ्स भी उनके पास हैं, अगर किसी भी जूनियर शेफ की पीठ हुई तो छुरा भी घोंप सकते हैं. द बैड न्यूज़ फॉर प्रोफेशनल शेफ्स at least is that in his life as a fugitive Greco was a pizza chef. बोल रहे हैं कि जो बुरी खबर है प्रोफेशनल शेफ्स के लिए वो ये है कि जितनी भी जिंदगी उन्हें जी है फ्यूजिटिव के तौर पर उसमें वो एक पिज्ज़ा शेफ थे. ठीक है, जो एक माफिया पकड़ा गया है जो पिछले 17 सालों से छुपा हुआ था, वो एक पिज्ज़ा शेफ था. ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट द गुड न्यूज़ कि ये माफिया डॉन पकड़ा गया. ठीक है, ये हो गई फर्स्ट स्टेटमेंट. अब गुड न्यूज़ है तो साथ में बैड न्यूज़ ये है कि ये एक प्रोफेशनल शेफ था. तो अब ये जो अनहैप्पी कोइंसिडेंस है ये मोस्ट सर्टेनली डिसमेंटल नहीं होगा. ये जो सबसे बड़ा जो स्टीरियोटाइप है शेफ्स के बारे में कि शेफ्स बुलीज होते हैं, इसको ये डिसमेंटल नहीं करेगा. ठीक है, यानी कि इस स्टेटमेंट का आगे कंटिन्यूएशन में आ रहा है. तो ऑप्शन बन जाते हैं हमारे QSPR. QSPR एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी QSPR इज करेक्ट.